पिछले भाग में आपने देखा कमला का बेटा कार्तिक शादी करके रक्षा को अपने घर ले जाता है। लेकिन रक्षा कोई आम लड़की नहीं बल्कि पन्ना की मुंह बोली बेटी है जो अपनी मां का अधूरा बदला लेने के लिए आई है। रक्षा कार्तिक से उसके पुश्तैनी गांव जाने के लिए जिद करती है। बहू की इच्छा को देखकर कमला उसे गांव जाने की इजाजत दे देती है। अब आगे। पता नहीं कार्तिक, तुम क्यों अपनी मॉम को यहाँ रहने के लिए कन्विंस नहीं कर पा रहे हो। कितना खूबसूरत है ये गांव। मेरा तो यहाँ से लौटने का मन ही नहीं कर रहा। प्लीज कुछ दिन और ठहरते हैं ना। कार्तिक का गांव में रुकने का मन नहीं था। एक तो माँ शहर में अकेली थी, दूसरा शेरू की मौत का अभी भी उसके मन पर असर था, और तीसरी और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब से वो गांव आया था उसे अपने आसपास बार बार कुछ महसूस हो रहा था, जैसे कोई हर पल उस पर नजर रखे हुए हो। कुछ ऐसा जो खुली आंखों से नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसके होने का एहसास कार्तिक को बेचैन किए जा रहा था। लेकिन पत्नी की जिद के आगे अंत में उसे हथियार डालने ही पड़ते हैं, और वह अगले कुछ दिनों के लिए गांव में ठहरने के लिए तैयार हो जाता है। कार्तिक बेटा, इतने सालों बाद तुम गांव में लौटे हो और अभी अभी नई दुल्हन भी घर में आई है। तुम्हारी माँ की इच्छा है कि उनकी तरफ से पूरे गांव के लिए हम एक भोज की व्यवस्था कर दे। एक समय था जब तुम्हारी माँ दुल्हन बनकर इस गांव में आई थी। अगर माँ की यही इच्छा है तो ठीक है। भाभी, आज पूरा गांव जमा होगा भोज के लिए। आइए, मैं आपको बिल्कुल नई दुल्हन की तरह सजा देती हूँ। प्रभा के बार बार कहने पर रक्षा तैयार होने के लिए मान जाती है। भाभी, एक बात कहूँ, आपकी पर्सनालिटी पर ये लंबी सी चोटी सूट नहीं करती। आप कुछ अच्छा सा हेयर स्टाइल करिए ना। आइए, आपके बालों को थोड़ा छोटा करके मैं अच्छा सा जूड़ा बना देती हूँ। प्रभा रक्षा की चोटी को हाथ में लेकर उसे खोलने जा ही रही थी कि तभी रक्षा गुस्से में उसे दूर धकेल देती है। मेरी चोटी को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? खबरदार जो इसके आसपास भी आई तो। भाभी, ये क्या बेहूदगी है? आपने मुझे धक्का मारा। ओह, आई एम सॉरी। वो मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है, इसलिए जब तुमने मेरी चोटी को काटने के लिए कहा तो मुझे गुस्सा आ गया, और पता नहीं कैसे मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैं अभी जाकर भैया से बात करती हूँ। बस प्रभा गुस्से में कमरे से बाहर निकल रही होती है। तभी रक्षा की आंखें धीरे धीरे अपना रंग बदलने लगती हैं और देखते ही देखते खून की तरह लाल हो जाती है। रक्षा अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेती है। तभी कमरे से तेज कदमों से बाहर जा रही प्रभा जमीन पर गिर पड़ती है और अपना गला पकड़कर जमीन पर तड़पने लगती है। देखो, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए जिंदा छोड़ रही हूँ। तुझे बस आज के बाद मुंह या हाथ नहीं चला पाएगी। अरे रे रे रे, सजा तो मिल गई, इसलिए वजह जानना तो तेरा बनता ही है। इतना कहकर रक्षा सामने आईने की ओर इशारा करती है। प्रभा आईने की ओर देखती है तो जैसे उसकी धड़कनें धीमी पड़ने लगती हैं। सामने आईने में एक भयानक शक्ल और लंबी चोटी वाली औरत नजर आ रही थी जो किसी डायन जैसी दिखाई पड़ती थी। प्रभा ने घबराते हुए रक्षा की ओर देखा। तुम्हारे पापा ने डायन की कहानी सुनाई होगी ना बचपन में। बड़ी हवेली में कैद डायन जिसे ठाकुर ने अपने तहखाने में गड़वा दिया था। मैं ही हूँ वो डायन। कुछ और जानना चाहती हो? रक्षा की गरजती आवाज और लाल सुर्ख आंखों को देखकर प्रभा का सर चकराने लगा था। अगले ही पल प्रभा अपने होश खो बैठती है और जमीन पर गिर पड़ती है। प्रभा की हालत देखकर रक्षा जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देती है। शोर सुनकर घर वाले वहां जमा हो जाते हैं। ये क्या हो गया है मेरी फूल सी बच्ची को? प्रधान अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर भागता है, लेकिन डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसे अचानक एक 20 साल की लड़की को लकवा कैसे हो सकता है। अगले दिन फिर से सबके सोने के बाद रक्षा अपने कमरे से निकलकर शमशान भूमि की ओर बढ़ जाती है।
लेकिन आज उसे देर रात अकेले शमशान की ओर जाते गांव में रहने वाला भुवन देख लेता है। कौन है ये औरत जो इतनी रात गए गांव की सड़क पर अकेले घूम रही है? कुछ देर के बाद रक्षा और पन्ना पिछले रात की तरह शमशान में बैठकर कुछ तंत्र क्रिया करने लगती हैं। ये तो बड़े ठाकुर के पोते कार्तिक की दुल्हन है। कल ही बहु भोज में देखा था उसको। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, लेकिन ये यहाँ कर क्या रही है? शमशान में चल रही तंत्र क्रिया को देखकर भुवन पसीने पसीने हो गया था। सच्चाई अपनी आंखों से देख लेने के बाद वह तेज कदमों से वहां से निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगता है। तभी घबराहट में उसका पैर फिसलता है और वह नीचे गिर पड़ता है। इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो काका? अरे तुम यहाँ कैसे आ गई? अभी तो तुम... क्या जरूरत थी मेरा पीछा करने की? तुम गांव वाले अपने काम से काम नहीं रख सकते क्या? अब एक और जान लेनी पड़ेगी मुझे। कौन हो तुम? बहरूपीनी? बहू बनकर ठग रही हो ठाकुर के परिवार को। बहरूपिया नहीं, डायन हूँ, और ठगने नहीं, उसके पूरे वंश का सर्वनाश करने आई हूँ। रक्षा अपनी चोटी को गोल गोल घुमाते हुए भुवन की ओर फेंकती है। चोटी जाकर भुवन की गर्दन में लिपट जाती है और कुछ ही देर में दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन सुबह भुवन की लाश पेड़ से लटकी हुई मिलती है, जिससे पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। ये सब हो क्या रहा है? पहले प्रभा और अभी भुवन, एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि हमारे गांव की सुख शांति पर किसकी काली नजर लग गई। कार्तिक बेटा, हम आज गांव की शांति के लिए एक हवन कराने के बारे में सोच रहे हैं। तुम बहू के साथ पूजा में बैठना। पता नहीं आजकल यहाँ हो क्या रहा है। मैं किसी पूजा में नहीं बैठने वाली। बेटा, ये पूजा सबकी सलामती के लिए है। तुम्हें इससे क्या ऐतराज है? आप लोग को जो करना है करो, मुझे ये सब करने के लिए मत कहो। काका, पता नहीं कभी कभी इसे क्या हो जाता है। प्लीज आप बुरा मत मानिए। रात घिर आई थी। रक्षा को प्रधान के घर के पीछे एक काली परछाई नजर आने लगी थी। रक्षा उस परछाई के पास पहुंच जाती है। माँ, कितने दिन और ठहरना होगा। कार्तिक को कुछ शक होने लगा है। बस आज रात के बाद तू ये गांव छोड़कर जा सकती है। ठाकुर की बर्बादी की तैयारी पूरी हो गई है। अगले दिन रक्षा खुद गांव छोड़कर वापस शहर जाने के लिए तैयार हो गई थी, इसलिए उसी दिन वो शहर के लिए निकल जाते हैं। गांव से आए कुछ दिन बीत गए थे और अब रक्षा का व्यवहार बदला हुआ सा नजर आने लगा था। कार्तिक बेटा, 4 दिन हो गए रक्षा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है। पूरा दिन कमरा बंद करके बैठी रहती है। सिर्फ खाने के लिए दरवाजा खुलता है और जैसे ही खाने की थाली उसके हाथ में रखो, एक बार फिर से अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। आखिर उसे हुआ क्या है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। एक रात कमला के घर में काम करने वाले नौकरानी की देर रात आंख खुलती है तो वो देखती है कि बहू रक्षा के कमरे से कुछ फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दे रही है। इतनी रात के ये कैसी आवाज आ रही है बहू रानी के कमरे से? कुछ अजीब सी दुर्गंध भी आ रही है। नौकरानी दबे कदमों से रक्षा के कमरे की खिड़की के पास जाकर अंदर झांकने का प्रयास करती है। सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर कार्तिक बिस्तर पर सोया हुआ था और रक्षा कमरे में काले जादू और तंत्र मंत्र का सामान जमीन पर बिछाकर न जाने क्या मंत्र पढ़ रही थी। कमरे के अंदर का माहौल इतना भयावह था कि एक पल के लिए नौकरानी उपमा की सांस ही थम गई थी। उपमा वहां से जाने को मुड़ी तो पास में ही रखा हुआ फूलदान उससे टकराकर नीचे गिर जाता है। उपमा किसी तरह गिरते पड़ते अपने कमरे में लौट आती है। घबराहट में उपमा की सांसें बहुत तेज चल रही थी। कल सुबह होते ही मालकिन को बहुरानी का सच बताना होगा। इसका मतलब गृह प्रवेश वाले दिन शेरू को जरूर कुछ न कुछ ऐसा दिख गया था जिसकी वजह से वह लगातार बहुरानी के ऊपर भौंक रहा था। और फिर रहस्यमय तरीके से शेरू की मौत हो न हो, इन सबके पीछे बहुरानी का हाथ है। बस बहुत हुआ, पता नहीं किस मकसद से आई है ये।
मैं इसका वह मकसद पूरा नहीं होने दूंगी। सुबह होते ही मालकिन को सब कुछ बता दूंगी। सुबह के 10 बज गए, उपमा अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई। घर का कोई काम भी नहीं हुआ है। कमला उपमा के कमरे में जाती है तो देखती है कि वह अपने बिस्तर पर आंख बंद करके लेटी हुई है। क्या बात है उपमा, तबीयत खराब है क्या? सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं निकली तुम? कमला के पूछने पर उपमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसका पूरा शरीर अपनी जगह पर सुन्न पड़ गया था। नौकरानी उपमा की ऐसी हालत देखकर कमला बहुत परेशान हो जाती है और डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर को भी उपमा की बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। देर रात रक्षा उपमा के कमरे में आती है। क्या हुआ उपमा? मालकिन को सारा सच बताने वाली थी ना तू? अब क्या होगा तेरा? वफादारी जान से बढ़कर तो नहीं होती ना? तुझे क्या लगा था तू छुप छुप के मेरे कमरे में मुझे देखेगी और मुझे पता नहीं लगेगा? तेरी ये हालत मैंने ही बनाई है। तू अभी जानती नहीं मैं कौन हूँ। अपने काले जादू से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर जिंदा रहना चाहती है तो अपनी जुबान पर ताला लगा कर रखना, वरना तेरी जान लेने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी। रक्षा के मुंह से यह सारी बातें सुनने के बाद उपमा बहुत घबरा गई थी। अगले कुछ दिनों में उपमा की हालत में थोड़ा सुधार आ गया था, लेकिन अब वह इस घर में रहना नहीं चाहती थी। इसलिए कमला का घर छोड़कर वो हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। उपमा के वहां से बिना बताए अचानक रातों रात गायब हो जाने के कारण कमला बहुत परेशान थी। पिछले कितने सालों से उपमा हमारे साथ इसी घर में रह रही थी। उसकी ईमानदारी पर मैं शक नहीं कर सकती, लेकिन अचानक उसे ऐसा क्या हो गया कि वह बिना कुछ कहे बताए यहाँ से चली गई? जब मैं दुल्हन बनकर इस परिवार में आई थी, उस समय भी सबका जीवन उथल पुथल हो गया था, और अब जब मेरी बहू आई है तब भी ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। एक के बाद एक हो रही घटनाएं न जाने क्यों अनिष्ट की ओर इशारा कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इतिहास खुद को दोहरा रहा है? रात का समय था। रक्षा और कार्तिक अपने कमरे पर चले गए थे और इधर कमला अपने बिस्तर पर लेटी हुई करवटें बदल रही थी। बाहर का मौसम काफी खराब था। रह रहकर आसमान में बिजली चमक रही थी और उसके साथ ही जोरदार बरसात भी हो रही थी। कमला की आंखों में आज नींद नहीं थी। वह खिड़की के पास गिरती हुई बारिश की बूंदों को देखते हुए पिछले कुछ दिनों में हुई सारी घटनाओं के सिरे आपस में मिलाने लगती है। कार्तिक की शादी, उसके बाद रक्षा के गृह प्रवेश के समय हुए अपशगुन, शेरू का रक्षा पर भौंकना और फिर रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाना, अचानक कार्तिक का गांव जाने के लिए जिद करना, और फिर मुखिया की बेटी और उस गांव वाले के साथ हुए भयानक हादसे। आखिर ऐसा क्या था जो सामने होकर भी दिखाई नहीं दे रहा था? क्या कमला रक्षा की सच्चाई जान जाएगी? क्या होगा जब रक्षा और कमला आमने सामने